मोदी ने चला ऐसा सीक्रेट दाव, तुर्की घुटनों पर आया। विमानों की कमी होने के बाद भी वो भारत के पास वो क्या है जिसके होने के चलते भारत चीनी स्टील्थ विमानों से भी नहीं डर रहा? ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी को ओवरटेक करने वाला है भारत, जिससे भारत को न जेब 20 का डर है, नहीं उसके ताजा जेब 35 का? क्या भारत काफी समय पहले से ही एमका को तैयार कर चुका, बस उसमें इंजन असेंबल करने और टेस्टिंग की ही देर बची है? दुनिया में क्यों डर का माहौल हो गया पैदा जब खुलासा हुआ कि भारत एमका मार्क 2 के रूप में तैयार कर रहा छठी जनरेशन का स्टील्थ योद्धा? भारत पर्दे के पीछे ऐसा कौन सा गुप्त हथियार बना रहा है जिसने रूस की भी नींद उड़ा दी है? क्या छठी जनरेशन का कोई सरप्राइज देने वाला है भारत? दोस्तों, 15 से 17 जून को दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का मेला यानी G7 समिट कनाडा में सजने वाला है। दुनिया भर की नजरें इस पर टिकी है, लेकिन असली खेल तो इस समिट से हजारों किलोमीटर दूर भूमध्य सागर के नीले पानी में खेला जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए उड़ान भरेंगे, लेकिन उनका जहाज सीधा कनाडा में लैंड नहीं करेगा, बल्कि एक ऐसे सीक्रेट मिशन को एक्टिवेट करने उतरेगा जो पूरे यूरोप में खलबली मचा देगा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी का प्लेन G7 से पहले रुकेगा एक छोटे से लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश में, जिसका नाम है साइप्रस। अब आप सोच रहे होंगे, साइप्रस, ये कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जियोपॉलिटिकल बिसात पर यह कोई मामूली पड़ाव नहीं है। ये एक सीधा सपाट और कानों को फाड़ देने वाला संदेश है पाकिस्तान के सबसे बड़े यार तुर्की के लिए। यह भारत का वो दाव है जिससे सिर्फ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन की नींद नहीं उड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान में बैठे हुक्मरानों को भी समझ आ जाएगा कि भारत के खिलाफ खड़े होने की कीमत क्या होती है। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये तुर्की की दुखती रग पर हाथ रखने जैसा है। 23 साल बाद मोदी का साइप्रस दौरा, तुर्की की पोल खोलने वाला कदम। पिछले 23 सालों में कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस नहीं गया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे और उससे पहले 1983 में इंदिरा गांधी। तो सवाल उठता है कि 23 साल बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि मोदी को साइप्रस की याद आ गई? इसका जवाब छिपा है तुर्की के दोगलेपन में। जब भारत ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कदम उठाए, तुर्की ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। जब हमारे जांबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों में शांति के दुश्मनों को उनकी सही जगह दिखाई, तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने उन पर संवेदना जताई थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ जहर उगला था, लेकिन वो शायद भूल गए थे कि ये नया भारत है। ये चीजों को भूलता नहीं, ये हिसाब करता है और सूद समेत करता है। भारत माता की जय। अब भारत ठीक वही करने जा रहा है जिससे तुर्की को सबसे ज्यादा मिर्ची लगेगी। भारत उस देश के साथ खड़ा हो रहा है जिसके 37% हिस्से पर तुर्की ने पिछले 50 सालों से गैरकानूनी कब्जा जमा रखा है। सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद दूसरे की जमीन दबाकर बैठा है, वो कश्मीर पर हमें ज्ञान देता है। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को उसका असली चेहरा दिखाया जाए। साइप्रस और तुर्की का 50 साल पुराना विवाद। भारत क्यों कुरेद रहा है ये जख्म? तो क्या है साइप्रस और तुर्की का ये 50 साल पुराना विवाद? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। कहानी शुरू होती है 1960 में, जब साइप्रस को ब्रिटेन से आजादी मिली। इस खूबसूरत द्वीप पर 2 समुदाय रहते थे, ग्रीक और तुर्क। सब ठीक चल रहा था, लेकिन 1974 में ग्रीक समुदाय के कुछ लड़ाकों ने तख्ता पलट की कोशिश की। बस तुर्की को तो बहाना चाहिए था। उसने अपने तुर्क भाई बहनों की रक्षा का ड्रामा करके साइप्रस पर हमला कर दिया और देखते ही देखते द्वीप के 37% हिस्से पर, जिसमें उसका सबसे खूबसूरत शहर वरोशा भी शामिल था, कब्जा कर लिया। वो वरोशा जो कभी हॉलीवुड स्टार्स की पसंदीदा जगह हुआ करता था, आज एक भूतहा शहर है। तुर्की की सेना ने उसे पूरी दुनिया से काट दिया है। एक जीती जागती सभ्यता को खंडहर बना दिया गया। तुर्की ने इस कब्जे वाले हिस्से को एक अलग देश, टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस का नाम दे दिया। लेकिन सुनिए, इस तथाकथित देश को आज तक खुद तुर्की के अलावा दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिका, रूस और यूरोप तक सब इसे साइप्रस का ही हिस्सा मानते हैं और तुर्की के कब्जे को अवैध बताते हैं। लेकिन तुर्की अपनी दादागिरी से बाज नहीं आ रहा और यहीं पर भारत की एंट्री होती है। भारत हमेशा से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के तहत एक अखंड साइप्रस का समर्थन करता रहा है। हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये विवाद बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से सुलझना चाहिए। लेकिन अब बात सिर्फ कहने से आगे बढ़ चुकी है। अब बात है करने की। ये नया भारत है, ये घर में घुसकर जवाब देना जानता है। जब तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा था, तब भारत चुपचाप साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहा था। साइप्रस वो देश है जिसने कश्मीर के मुद्दे पर
हमेशा भारत का साथ दिया। जब हमने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और पूरी दुनिया हम पर सवाल उठा रही थी, तब साइप्रस हमारे साथ खड़ा था। जब हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीट चाहिए थी, साइप्रस ने हमारा समर्थन किया। दोस्ती निभाई जाती है और भारत अपनी दोस्ती निभाना जानता है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी 40 साल में ग्रीस जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और अब 2025 में वो 23 साल बाद साइप्रस जा रहे हैं। ये एक नया त्रिकोण बन रहा है, भारत ग्रीस साइप्रस। ये दोस्ती का त्रिकोण है, लेकिन तुर्की के लिए ये घेराबंदी का चक्रव्यूह है जिसमें वो फंस चुका है। मोदी का मास्टर स्ट्रोक, तुर्की को घेरने की भारत की कूटनीति। अब जरा सोचिए, उस मंजर की कल्पना कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की धरती पर उतरेंगे, वो वहां के राष्ट्रपति से हाथ मिलाएंगे और पूरी दुनिया को एक ही संदेश जाएगा, भारत अखंड साइप्रस के साथ है। भारत उस जमीन पर तुर्की के कब्जे को गलत मानता है। ये तुर्की के मुंह पर एक कूटनीतिक तमाचा होगा। वो तुर्की जो कश्मीर पर पाकिस्तान की भाषा बोलता है, अब उसे उत्तरी साइप्रस पर जवाब देना होगा। और खेल सिर्फ यही खत्म नहीं होता। पीएम मोदी कनाडा से लौटते समय एक और देश में रुकेंगे, क्रोएशिया। यह भी कोई मामूली दौरा नहीं है। आज तक कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया नहीं गया। मोदी ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। साइप्रस और क्रोएशिया दोनों यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। साइप्रस तो अगले साल ईयू काउंसिल की अध्यक्षता भी करने वाला है। भारत अब यूरोप के अंदर अपने दोस्त बना रहा है, अपनी पैठ बना रहा है। ये तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों को अलग थलग करने की एक बहुत बड़ी, बहुत सोची समझी रणनीति है। तुर्की जो खुद को ऑटमन साम्राज्य का वारिस समझता है, जो खुद को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनाने के सपने देखता है, उसकी सारी हेकड़ी अब निकलने वाली है। उसे लग रहा था कि वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करके हमें दबाव में ले आएगा, लेकिन उसने गलत देश से पंगा ले लिया। भारत ने अब उसकी दुखती रग यानी साइप्रस को ही पकड़ लिया है। और मजे की बात तो यह है कि तुर्की इस खेल में अकेला पड़ता जा रहा है। जिन तुर्किक देशों का वो खुद को नेता बताता है, जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने भी हाल ही में अखंड साइप्रस का समर्थन कर दिया है। यानी तुर्की के अपने ही दोस्त अब उसका साथ छोड़ रहे हैं। ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का कमाल है। हम ढिंढोरा नहीं पीटते, हम काम करते हैं। आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक और भारत का बदलता वैश्विक कद। प्रधानमंत्री मोदी का यह साइप्रस दौरा सिर्फ एक कूटनीतिक संदेश नहीं है, ये एक आर्थिक संदेश भी है। पूर्वी भूमध्य सागर में गैस और तेल के अकूत भंडार है, इन पर साइप्रस का हक है। लेकिन तुर्की यहां भी अपनी दादागिरी दिखाता है। भारत अब साइप्रस के साथ रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाकर तुर्की को एक और झटका देने की तैयारी में है। कल्पना कीजिए, भारतीय कंपनियां साइप्रस के साथ मिलकर वहां गैस की खोज कर रही हों और तुर्की देखता रह जाए। ये होगी असली सर्जिकल स्ट्राइक, कूटनीति की सर्जिकल स्ट्राइक। ये पूरी बिसात इतनी खूबसूरती से बिछाई गई है कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता और वो चारों खाने चित्त हो जाता है। एक तरफ हम ग्रीस और साइप्रस से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हम आर्मेनिया जैसे देशों को हथियार दे रहे हैं, जिसका तुर्की के सहयोगी अजरबैजान से विवाद है। इसे कहते हैं दुश्मन को हर मोर्चे पर घेरना। न झुकेंगे, न रुकेंगे। भारत का परचम दुनिया में लहरा कर रहेंगे। ये कहानी सिर्फ तुर्की को सबक सिखाने की नहीं है, ये कहानी है भारत के बढ़ते हुए कद की। एक समय था जब हम रक्षात्मक होकर खेलते थे, दुनिया हमें एक बाजार से ज्यादा कुछ नहीं समझती थी। लेकिन आज 2025 का भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते बनाता है। आज हम वो देश है जिसके प्रधानमंत्री का इंतजार G7 में भी होता है और साइप्रस जैसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण देश में भी। मोदी की ये यात्रा तुर्की और पाकिस्तान के दोस्ती के गुब्बारे में पिन चुभोने जैसा है। पाकिस्तान जो तुर्की से ड्रोन लेकर इतराता था, अब सोचेगा कि उसका बड़ा भाई खुद अपने ही जाल में फंस गया है। ये एक मास्टर स्ट्रोक है जो आने वाले कई सालों तक दक्षिण एशिया और यूरोप की राजनीति को प्रभावित करेगा। तो जब प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस में उतरेंगे, तो वो सिर्फ एक देश की यात्रा नहीं कर रहे होंगे, वो इतिहास को एक नया मोड़ दे रहे होंगे। वो दोस्ती का एक नया अध्याय लिख रहे होंगे और दुश्मनी का पुराना हिसाब चुकता कर रहे होंगे। वो दुनिया को बता रहे होंगे कि जो भारत के साथ खड़ा होगा, भारत उसके लिए जान दे देगा, और जो भारत के दुश्मनों के साथ खड़ा होगा, उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये दौरा तुर्की को एक आईना दिखाएगा, जिसमें उसे अपना वो चेहरा दिखेगा जो उसने 50 साल पहले दूसरे की जमीन पर कब्जा करके बनाया था। ये दौरा पाकिस्तान को उसकी हैसियत बताएगा कि अब दुनिया में उसके झूठे नैरेटिव का कोई खरीदार नहीं है।